हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटोरियल। सो दोस्तों, आज हम लोग का डे नंबर 3 है पार्टनरशिप थ्योरी के रिगार्डिंग। हम लोगों ने डे नंबर 2 में पार्टनरशिप के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझा था, थ्योरीज को समझा था। आज हम लोग का डे नंबर 3 है। ये जो भी मैं वीडियोस लेके आ रहा हूँ, ये आपके एचएस फाइनल ईयर के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, सो बिना किसी देरी का आज के धमाकेदार सेशन में स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आज का जो क्वेश्चन है, हाउ कुड यू कंप्यूट द अमाउंट ड्यू टू डेथ, साथ ही साथ आप लगा दो रिटायर। ठीक है, मतलब क्वेश्चन कंप्लीट कैसे होगा, हाउ कुड यू कंप्यूट द अमाउंट ड्यू टू डेथ और रिटायर पार्टनर। मतलब अगर पार्टनर मर जाता है, अगर पार्टनर रिटायर ले लेता है, तो उसको जो पैसा दिया जाएगा वो कैसे दिया जाएगा, कैसे कैसे कैलकुलेशंस को करना होता है। ठीक है, मतलब आप कैसे डेथ और रिटायर पार्टनर के अमाउंट को निकालोगे या कैसे आप उसको दोगे, ये आज का कॉन्सेप्ट होने वाला है। ठीक है, मतलब सबसे पहले कंप्यूट द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग और डिजीज पार्टनर इन ए पार्टनरशिप, यू नीड टू फॉलो द सिस्टमेटिक प्रोसेस इन्वॉल्व डिटरमाइनिंग देयर शेयर इन द पार्टनरशिप एसेट्स, liabilities, goodwill, accumulated profit loss. Here how you can compute the अमाउंट ड्यू। मतलब देखो, जब भी आपको रिटायरिंग या डेथ पार्टनर का अमाउंट निकालना होगा तो आपको एसेट कितना है वो देखना होगा, लाइबिलिटीज कितना है वो देखना होगा। ठीक है, साथ ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस सबको बेटर वे में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ही आप उसका अमाउंट को निकाल पाओगे। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके रिटायरिंग और डेथ पार्टनर के अमाउंट को निकालना सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टेप्स टू कंप्यूट द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग और डिजीज पार्टनर। कौन कौन सा स्टेप होगा, तो सबसे पहले स्टेप नंबर होगा आपका 1। स्टेप नंबर 1 आपको क्या समझाता है, डिटरमाइन द पार्टनर शेयर्स कैपिटल। मतलब डिटरमाइन द पार्टनर्स शेयर इन द कैपिटल, मतलब एक पार्टनर का कैपिटल में हिस्सा कितना है, सबसे पहले आपको वो निकालना होगा। ठीक है, द रिटायरिंग पार्टनर और डिजीज पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू शेयर ऑफ द पार्टनरशिप कैपिटल. This is calculated based on the partner shares in the profit sharing ratio as per the पार्टनरशिप डीड। मतलब जो भी पार्टनर्स का कैपिटल है, तो कैपिटल को निकालने के लिए आपको कुछ बेसिक एडजस्टमेंट करना, जैसे कि आपको सबसे पहले आप लोगों को याद होगा रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना होता है। रिवोल्यूशन से कुछ प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। फिर पार्टनर्स कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस, बाय बैलेंस बीडी होता है, तो ओपनिंग बैलेंस होगा। फिर मान लो कि जनरल रिजर्व वगैरह होगा, वो आपको ऐड करना होता है कैपिटल में, तो आपका एक फाइनल कैपिटल निकल के आता है। तो सबसे पहले यू नीड टू फर्स्ट क्या कैलकुलेट करना होगा, डिटरमाइन द पार्टनर्स शेयर इन कैपिटल। ठीक है, ये निकालना होगा। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यू फर्स्ट नीड टू नो द टोटल कैपिटल ऑफ द पार्टनरशिप। मतलब एक पार्टनरशिप फॉर्म का टोटल कैपिटल कितना होगा ये आपको निकालना होगा, विच इंक्लूड्स बोथ फिक्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट्स ऑफ ऑल पार्टनर। इसमें आपका फिक्स भी आएगा और करंट अकाउंट का भी बैलेंस इसमें जुड़ के आने वाला है। ठीक है, फिर स्टेप नंबर 2 आपको क्या करना होगा, कैलकुलेट द क्या निकालना होगा, कैलकुलेट द पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब पार्टनर्स का प्रॉफिट एंड लॉस को निकालना होगा कि पार्टनर्स को प्रॉफिट मिल रहा है ना लॉस। द पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। मान लो कि कोई पार्टनर मान लो मर गया या रिटायर हो गया, तो मान लो कि ऐसा हो गया आपका, मान लो कोई पार्टनर आपका 1 अक्टूबर 2024 को रिटायर हुआ है। ठीक है, 1 अक्टूबर 2024 को रिटायर हुआ है, तो इससे पहले पार्टनर जब तक काम किया था तब तक का प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा। जैसे कि मान लो कि 1 अप्रैल 2023 को बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हुआ है, मान लो 31 मार्च 2023 को बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हुआ है, और प्रॉफिट याद है पास्ट ईयर के प्रॉफिट के हिसाब से, मतलब पास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है या एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से प्रॉफिट निकालना होता है। और प्रॉफिट निकालने के बाद जितना महीना और एक्स्ट्रा काम किया, तो अप्रैल यहाँ में देखो मार्च है, मार्च का तो अप्रैल महीना होगा ही नहीं होगा, तो अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक को आपको प्रॉफिट को कैलकुलेट करना होगा। मतलब जब तक पार्टनर काम किया है तब तक का प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा, ये बात आपको फर्स्ट याद रखना पड़ेगा। मतलब दिस कैन बी कैलकुलेटेड बाय द यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। जैसे कि शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकलेगा, पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट, पार्टनर का प्रॉफिट में हिस्सा कितना होगा वो निकालना होगा। ठीक है, फिर माइनस करना होगा आपको क्या, शेयरिंग रेशियो। ठीक है, मल्टीप्लाई पे क्या करना, प्रॉफिट एंड लॉस अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ, ये करना होगा आपको। ठीक है, मतलब ये माइनस नहीं, सॉरी एक्चुअली ये माइनस नहीं है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब आपका फॉर्मूला सिंपल सा होगा कि मान लो कि प्रॉफिट मान लो 20,000 है। ठीक है, 20,000 मल्टीप्लाई बाय द पार्टनर का प्रॉफिट में हिस्सा कितना है, तो मान लो पार्टनर का प्रॉफिट में हिस्सा 1/10 है।
अब पार्टनर मान लो कितना महीना तक काम किया वो भी निकालना होगा। तो मान लो पार्टनर में काम किया मान लो कि पूरा साल, साल भर नहीं, कितना महीना होगा, अप्रैल से अक्टूबर आपको मान लो कितना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीना होगा। अक्टूबर तक काउंट होगा ही नहीं, ठीक है। तो 6/12 करके आपको क्या करना होगा, प्रॉफिट को कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पे यही फॉर्मूला लिखा हुआ, पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट 20,000 हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय द प्रॉफिट एंड लॉस अप टू डेट ऑफ द, मतलब डेट कब तक काम किया है ये वाला, मतलब कब तक काम किया ये वाला, और पार्टनर का हिस्सा कितना था प्रॉफिट में ये वाला, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस को निकालना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या बनाना होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या होगा, एडजस्ट फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, ठीक है। मतलब आपको जो भी रिवैल्यूएशन में जो भी एसेट है लाइबिलिटीज को एडजस्ट करने के बाद जो भी अमाउंट आ गया या प्रॉफिट या तो लॉस, उसको पार्टनर्स को बांट देना पड़ेगा। मतलब इफ देयर इज अ रिवैल्यूएशन ऑफ द फर्म एसेट्स एंड लाइबिलिटीज अपॉन द रिटायरमेंट और डेथ of a partner, you need to adjust the retiring and deceased partner's share of capital मतलब account accordingly. For example, if the value of asset increase or decrease, the partner's share of those assets will change and the capital account needs to update to reflect the new value. मतलब जैसे कि रिवैल्यूएशन आप लोग जब भी बनाते हो ना, तो इसमें क्या होता है, या तो एसेट का वैल्यू बढ़ता है या तो एसेट का वैल्यू घटता है, या तो लाइबिलिटीज का वैल्यू घटता है तो लाइबिलिटीज का वैल्यू बढ़ता है। तो वो सब करने के बाद या तो प्रॉफिट निकलता है या तो लॉस। प्रॉफिट निकालेगा तो पार्टनर्स को कैपिटल को बढ़ा देंगे, लॉस होगा तो पार्टनर्स का कैपिटल क्या होगा, घट जाएगा। फिर आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना होगा। देखो यहाँ पे एडजस्ट फॉर रिवैल्यूएशन एसेट, यहाँ पे सिर्फ एसेट के बारे में बात किया गया था, और नीचे में लाइबिलिटीज का मतलब सेटलिंग ऑफ लाइबिलिटीज, मतलब लाइबिलिटीज का पे करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि जब आप रिवैल्यूएशन बनाओगे तो पूरा टोटली एसेट्स के बारे में मान लो कर रहे हो, तो रिवैल्यूएशन में ही आपका लाइबिलिटीज के बारे में भी दिया जाता है, तो लाइबिलिटीज का बात तो नीचे में लिखा हुआ है, ठीक है, यह बात याद रखना। फिर हम लोग याद है गुडविल का वैल्यूएशन निकालना होता है, क्योंकि देखो अगर मान लो कोई पार्टनर बिजनेस, अगर मान लो कि जैसे लेट सपोज ABC 3 पार्टनर है, ठीक है, तीनों मिलकर गुडविल का वैल्यूएशन कितना करते हैं, मान लो गुडविल का वैल्यू हो गया 60,000। अब मान लो B चला जाएगा तो इस गुडविल का वैल्यू जो है ना 60,000, इस पर B को कुछ पैसा दिया जाएगा, और कौन पार्टनर देंगे, A और C, ठीक है। तो द रिटायरिंग और डिजीज पार्टनर इज एंटाइटल टू शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। मतलब जो डिजीज पार्टनर या रिटायर पार्टनर, डिजीज मतलब जो पार्टनर मर गया है या जो पार्टनर रिटायर है, जब वो बिजनेस छोड़ के जाएगा तो उसको गुडविल में हिस्सा दिया जाएगा। तो मान लो गुडविल ऑफ द फर्म कितना है भाई, 60,000 रुपया। कितना है तुम्हारा, 60,000 रुपया। 60 चलो, गुडविल ऑफ द फर्म कितना है, मान लो 1 लाख रुपया। कितना है, 1 लाख रुपया। मान लो B पार्टनर जा रहा है, अब B का प्रॉफिट में हिस्सा कितना है, 1/10। तो 1/10 होगा ना, तो B को कितना मिल जाएगा, तो B को मिलेगा आपका 10,000 रुपीज गुडविल का, ठीक है। तो गुडविल इज यूजुअली कैलकुलेटेड बाय द मेथड सच एज एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजिंग मेथड, और डिपेंडिंग ऑन व्हाट हैज बीन द एग्रीड अपन इन द पार्टनरशिप, ठीक है। तो गुडविल पता है कैलकुलेशन आपका किस में, एवरेज प्रॉफिट मेथड से किया जाता है, फिर सुपर प्रॉफिट मेथड से, फिर कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल को निकाला जाता है। फिर ऊपर में अपने पढ़ा था कि एसेट का सेटल अप होगा, एडजस्ट यहाँ में होगा, तो यहाँ पे सेटलिंग ऑफ लाइबिलिटीज। अब लाइबिलिटीज को भी तो खत्म करना होगा। मान लो कि एक जो भी लोन्स वगैरह, जो भी डेट्स वगैरह है, सबको पे करके, ठीक है, पे करने के बाद जो फाइनल प्रॉफिट या लॉस बचेगा उसको पार्टनर्स को दे दिया जाता है उसके रेशियोज पे, ठीक है। मतलब द पार्टनरशिप लाइबिलिटीज, डेट्स, लोन एक्सेट्रा नीड टू बी पेड और एडजस्ट। मतलब जो भी आपका लोन से, डेट्स है, सबसे पहले उसको पे कर दो या तो उसको एडजस्ट कर दो, ठीक है। द रिटायरिंग और डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ द लाइबिलिटीज विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और द एग्रीमेंट। मतलब जो भी मान लो कि B पार्टनर जा रहा है बिजनेस छोड़ के, लेट सपोज B बिजनेस छोड़ के जा रहा है या मर गया, अब B का जो भी लाइबिलिटीज होता है तो B का लाइबिलिटीज को निकालना पड़ता है सबसे पहले, और B का लाइबिलिटीज निकालने के बाद उसका कैपिटल के साथ एडजस्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो और कैपिटल में कैसे एडजस्ट किया जाता है, उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से जो एग्रीमेंट में दिया रहता है। द शेयर ऑफ रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर इज लाइबिलिटीज विल बी सबसेक्टेड फ्रॉम देयर कैपिटल। अगर मैंने बोला था ना, अगर मान लो कि कैपिटल है 10,000 रुपया, मान के चलो, मान लो B का कैपिटल कितना था 10,000 रुपया, और B का लाइबिलिटी कितना है 6,000 रुपया, तो इसके कैपिटल से घटा के कितना इसका अभी बच गया कैपिटल 4,000 रुपीज। ये करना होता है, आप लोग याद रखना। फिर वो होने के बाद फिर लास्ट क्या किया जाता है भाई, हम लोग का फाइनल पेमेंट। क्या किया जाता है, फाइनल पेमेंट टू द रिटायरिंग और डिजीज पार्टनर। पता ही होगा, अगर पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, अगर पार्टनर मर जाता है तो उसको एग्जीक्यूटर को दे दिया जाता है पैसा, ठीक है। तो ऑन द एडजस्टमेंट ऑफ द कैपिटल, प्रॉफिट, गुडविल, लाइबिलिटी, जब आप लोग कैपिटल के साथ प्रॉफिट को, गुडविल को या कैपिटल को, लाइबिलिटीज को सबको एडजस्ट कर दोगे तो बैलेंस
का जो फिगर निकलेगा उसका मतलब डिजीज या रिटायरिंग पार्टनर को दे दिया जाएगा। दिस इज अमाउंट टिपिकली पेड आउट इन केस, या तो केस में दे दिया जाता है, समटाइम देखो समटाइम डिजीज पार्टनर या रिटायरिंग पार्टनर को केस में दे दिया जाता है कुछ पैसा, समटाइम इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा, एग्रीड बाय द पार्टनर और पार्टनरशिप डेट। ठीक है, फिर देखो ये याद ही होगा आप लोगों को, एक फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला फॉर अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग और डिजीज पार्टनर। तो क्या फॉर्मूला से देखो, अब मान लो कि कोई पार्टनर मर गया, लाइक बी मर गया, ठीक है, अब बी का अमाउंट को कैलकुलेट करना है अपने को। ठीक है, तो क्या करना होगा, सबसे पहले बी का कैपिटल कितना है, मान लो 10,000 रुपया, कितना है भाई, बी का 10 नहीं छोड़ो, बहुत छोटा अमाउंट हो गया, मान लो बी का कैपिटल 1 लाख रुपया, कितना है 1 लाख रुपये का। बी का प्रॉफिट में हिस्सा है मान लो कितना 20,000 रुपया, तो बी का प्रॉफिट में हिस्सा मतलब क्या, जो भी बी का प्रॉफिट में हिस्सा है उसके कैपिटल के साथ प्लस कर दिया जाएगा। फिर बी का गुडविल में हिस्सा मान लो कितना है 10,000 रुपया, ठीक है, ये भी प्लस कर दिया जाएगा। एक पार्टनर, जैसे कि एक पार्टनर बी है ना, बी बिजनेस छोड़ दिया है, बिजनेस मर गया मान लो, तो उसका कैपिटल है बी का 1 लाख रुपया, उसके साथ उसका प्रॉफिट में हिस्सा, जब तक वो काम किया है तब तक का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, तो तब तक का प्रॉफिट हो गया 20,000। फिर आपका गुडविल हिस्सा उसका 10,000 रुपया हो गया, उसका लाइबिलिटीज मान लो बनता है 5,000 का, कितना का बनता है 5,000, 10,000 का मान लो उसका लाइबिलिटीज बनता है, उसका लाइबिलिटीज कितना का बनता है 10,000 रुपीज़ का। अब सब माइनस करने के बाद फाइनल कितना बनता है निकालना होगा, तो 10 + 20 + 30, 30 में से 10 गया तो कितना बचेगा 120, तो 120 रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर को दे दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फॉर्मूला। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि करना बेसिकली क्या होता है अपने को। ठीक है, ये भी आपका एग्जाम में आया हुआ है, जब आप पेपर खोलोगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखना। मैं जो भी क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ वो आपका एग्जाम के लिए ना बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर देखो व्हाट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब ये वर्ड सुनना, व्हाट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फॉर्म नहीं है, व्हाट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। मतलब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई कि पार्टनरशिप मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है और ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से कैसे अलग है, ये आपको बताना है। ठीक है, कि मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है और ये जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है ये कैसे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म से क्या है अलग है, ये आपको बताना है। तो मैंने बताया था ना कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है ओल्ड एग्रीमेंट को खत्म करना और न्यू एग्रीमेंट को लाना। जैसे कि लेट सपोज ABC 3 पार्टनर थे, मान लो लेट सपोज ABC 3 पार्टनर थे, ठीक है, मान लो B चला गया बिजनेस को, ठीक है, छोड़ के, अब रिमेनिंग पार्टनर क्या हो गया A और C। तो जब A और C बचा ना तो A और C सोच रहा है कि मैं क्या करूँगा ना, बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, हम लोग दोनों मिलकर बिजनेस को क्या करेंगे कंटिन्यू करेंगे। तो जब ABC तीनों का पहले रेशियो था 2:1 मान के चलो लेट सपोज, ठीक है, अब क्या हो गया आपका B यहाँ से चला गया तो B का जो भी प्रॉफिट में हिस्सा होगा अब A और C को मिल जाएगा। तो उस टाइम में जब एग्रीमेंट बना था, जब आपका एग्रीमेंट बना था तो तीनों का रेशियो क्या था 2:1 था। बट अब B का चला जाने के बाद ये एग्रीमेंट क्या हो जाएगा आपका खत्म हो जाएगा, फिर न्यू से A और C के बीच क्या बनेगा एग्रीमेंट बनेगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि कंपनी बंद नहीं हो रहा है, जो आपका पहले वाला एग्रीमेंट था ना वो अब क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा और अब क्या बनेगा आपका न्यू एग्रीमेंट। पहले भी मैंने बताया हुआ है, इससे हम लोग आई गेस वीडियो नंबर 1 में मैंने आपको समझाया था आप लोगों को। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है कि ओल्ड एग्रीमेंट को खत्म करना और नया एग्रीमेंट को लाना एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, डेथ, ठीक है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। जब भी ये 4 केस होता है तो आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब इसमें आपका कंपनी बंद नहीं हो रहा है, इसमें आपका एग्रीमेंट एंड हो रहा है, कंपनी तो एग्जिस्टिंग है, चल ही रहा है। भैया समझ में आया आपको? ओके, ऑब्वियसली समझ में आएगा, क्यों नहीं समझ में आएगा? तो देखो आप लोग पढ़ के देखो, यहाँ पे समझ में आएगा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स टर्मिनेशन मतलब खत्म करना ऑफ द ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट को खत्म करना एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फॉर्म मतलब फॉर्म को फिर से बनाना ड्यू टू एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ ए पार्टनर। देयर आर ए लॉट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, so we can easy to say that dissolution of partnership is differ from the dissolution of partnership form. The key difference which are is discussed below। मतलब पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म में मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में लॉट ऑफ डिफरेंसेस है, उसी डिफरेंसेस को हम डिस्कस करेंगे। फिर से मैं एक बता देता हूँ एक बात कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब क्या होता है, मतलब ये समझ लो आप लोग, ये मैंने पहले भी समझाया, फिर से समझ लो। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब होता है
कंपनी को क्या करना, बंद कर देना। कंपनी को हमेशा के लिए क्या करना दोस्तों, बंद कर देना। ठीक है, देखो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, ओल्ड एग्रीमेंट को खत्म करना और नया एग्रीमेंट को लाना। ठीक है, ओ बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब क्या होता है, कंपनी को बंद कर दो, कंपनी को ताला मार दो, कंपनी को खत्म कर दो, इसको होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, तो सिंपल सा तो आपको भी पता चल रहा है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म से क्या होता है भाई, अलग होता है। इसमें बहुत सारा डिफरेंसेस होता है, उन्हीं डिफरेंसेस को अभी हम लोग पढ़ेंगे नीचे में। देखो एकदम बढ़िया से देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बेसिक डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। मतलब यहाँ में क्या है आपका, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, यहाँ पे आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। सबसे पहले मीनिंग देखो, मैंने मीनिंग समझा चुका है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म मीन्स टर्मिनेशन ऑफ द फॉर्म, मतलब फॉर्म को क्या करना, टर्मिनेट कर, खत्म करना, एंड द एंड ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप एमंग ऑल द पार्टनर। बट dissolution of partnership means there is a change in the business relation amongst the all partner and the firm continues to run। मतलब इसमें क्या होगा, जो रिलेशन पहले का था वो अब चेंज हो जाएगा, बट फर्म क्या होगा, कंटिन्यू अपना काम करने वाला है। ठीक है, फिर हम लोग देखो यहाँ पे एफेक्ट्स क्या है तुम्हारा, एफेक्ट्स देखो, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म लीड्स टू क्लोजर ऑफ द बिजनेस एंड ऑल्सो द एंड ऑफ द पार्टनरशिप। मतलब ये इसका इफेक्ट क्या होता है, इसमें बिजनेस को एंड किया जाता है, क्लोज किया जाता है। बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में और मे नॉट इन्वॉल्व द डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। मतलब ये बंद नहीं होता, इसमें इन्वॉल्व नहीं, मतलब बंद नहीं हो गया, चलेगा मतलब। ठीक है, देखो बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखना, डिफरेंसेस। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फॉर्म ऑल अकाउंट्स ऑफ द फॉर्म आर क्लोज। मतलब डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म में पूरा का पूरा अकाउंट्स को बंद किया जाता है। जब आप लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म भरोगे तो आपको पता चलेगा कि एसेट को खत्म, एसेट को बेच दिया जाता है, लाइबिलिटीज को सेटल किया जाता है, लोन को पेमेंट किया जाता है, मतलब सब अकाउंट्स को क्लोज किया जाता है। ठीक है, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बुक्स आर अकाउंट्स नीड नॉट टू बी क्लोज। में क्लोज किया नहीं जाता, बस रीवैल्यूएशन मतलब री एडजस्ट किया जाता है, क्लोज नहीं होता बुक। फिर नेक्स्ट क्या आपका, सेटलमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, व्हेन ए फॉर्म इज डिसॉल्व अकाउंट्स आर सेटल्ड थ्रू द एसेट्स बीइंग रियलाइज, मतलब एसेट्स को बेच दिया जाता है, एंड लाइबिलिटीज बीइंग पेड, लाइबिलिटीज को पेड कर दिया जाता है, एंड द बैलेंस अमाउंट इफ एनी इज डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द पार्टनर। मान लो इसमें क्या होता है कि एसेट को बेच के लाइबिलिटीज को खत्म करके जो भी मान लो फाइनल अमाउंट बच जाएगा वो पार्टनर्स को दे दिया जाता है। बट इसमें क्या होगा, व्हेन द पार्टनरशिप फॉर्म इज डिसॉल्व अकाउंट इज सेटल्ड थ्रू द एसेट बीइंग रीवैल्यू, बोला था ना मैंने, रीवैल्यूएशन एसेट का फिर से वैल्यू किया जाता है, एंड लाइबिलिटीज को फिर रीअसेस किया जाता है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस, इसका टाइम में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो पार्टनर्स को दे दिया जाता है, सिंपल सा उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोस में। फिर नेक्स्ट बिजनेस कंटिन्यूशन, इसमें क्या होता है, इन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म बिजनेस को बंद कर दिया जाता है, बट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इसमें बिजनेस क्या होता है, कंटिन्यू रहता है। कोर्ट्स इंटरवेंशन में कोर्ट क्या कुछ कर लगा, मतलब इंटरवेंशन करता है क्या, A firm is dissolved either by the order of court or by the voluntary agreements among the partners। देखो जब एक पार्टनरशिप फॉर्म है, या तो वो खुद से बंद कर, मतलब सब पार्टनर्स का मन से बंद कर दिया जाएगा कंपनी को, या तो कोर्ट ऑर्डर पास करके कंपनी को क्या कर देगा, बंद कर देगा। बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज ऑलवेज वॉलेंट्री, मतलब जब भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है ना भाई, वो पार्टनर्स के सहमति के हिसाब से होता है, वॉलेंट्री खुद के मन से ही होता है। ठीक है, बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब पार्टनर के मन से भी हो सकता है और कोर्ट भी ऑर्डर देके पार्टनरशिप फॉर्म को बंद करा सकता है, अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म इलीगल एक्टिविटी कर रहा है तब। फिर नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द पार्टनरशिप डीड, मेंशन इज प्रिंसिपल क्लोज, ये भी आपका एग्जाम में आया हुआ है, इसको भी स्टार मार्क कर लो, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि भाई पार्टनरशिप डीड क्या है। तो भाई देखो पार्टनरशिप डीड क्या है, ए पार्टनरशिप डीड इज ए फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट, एक फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट होता है दैट आउटलाइंस द टर्म्स एंड कंडीशन अंडर विच ए पार्टनरशिप बिजनेस विल बी ऑपरेटेड। मतलब पार्टनरशिप डीड एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पार्टनरशिप का टर्म्स कंडीशन रूल्स रेगुलेशन लिखा रहता है, जिसमें एक बिजनेस को ऑपरेट करना पड़ता है। अगर एक पार्टनरशिप डीड ही नहीं होगा तो कौन सा पार्टनर को कितना पैसा लाना है, किस पार्टनर को कितना पैसा देना है, ठीक है, तो ये सब डिसाइड ही नहीं होगा। तब पार्टनरशिप एक रिटन एग्रीमेंट होता है जिसमें पार्टनरशिप का आउटलाइन, रूल्स एंड रेगुलेशन, आउटलाइन द रूल सब लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, और इसी पार्टनरशिप डीड के अंदर में ही हमको बिजनेस को ऑपरेट मतलब चलाना पड़ता है। तो इट इज एन agreement between two or more individuals partner to form and run a business
together and the need a specific rights, responsibilities, duties and obligation of each partner, and it serves guide to the manage the business operation and solve disputes and deal with the various situation that may arise during the life of partnership। ठीक है, तो आपको आई गेस आपको अब समझ में आया होगा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बढ़िया से। ठीक है, तो ये आपका पार्टनरशिप डीड। ठीक है, अब मेंशन इन प्रिंसिपल क्लोज, अब इसका प्रिंसिपल क्लोज क्या है समझना। प्रिंसिपल क्लोज क्या है? द प्रिंसिपल क्लोज ऑफ ए पार्टनरशिप डीड टिपिकली इंक्लूड द फॉलोइंग। सबसे पहले प्रिंसिपल क्लोज में सबसे पहले आता है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। जब एक कंपनी स्टार्ट होगा तो उसका नेम एंड एड्रेस क्या होगा, कहाँ पे कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी कहाँ पे एस्टेब्लिश, कहाँ पे बना, मतलब कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ पे होगा, ये पहले डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो द क्लोज स्पेसिफाई द ऑफिशियल नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म एंड इट्स रजिस्टर ऑफिस एड्रेस, सबसे पहले होता है। दूसरा प्रिंसिपल कौन सा है? नेचर ऑफ बिजनेस, मतलब कंपनी किस चीज का बिजनेस करने वाला है, नेचर क्या होगा, मतलब दिस आउटलाइंस द टाइप ऑफ बिजनेस और ट्रेड द पार्टनरशिप विल एंगेज इन एंड इट इज डिस्क्राइब द एक्टिविटीज और सर्विस द फर्म विल ऑफर, मतलब किस तरीके का एक्टिविटी या किस तरीके का सर्विस ये कंपनी देने वाली है, ये हम लोग को डिसाइड करना पड़ता है। फिर ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप, अब ये पार्टनरशिप कब तक चलने वाला है, ठीक है, ये भी हमको डिसाइड करना होता है पार्टनरशिप आपका डीड में। मतलब द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप वेदर इट इज फिक्स टर्म, मतलब फिक्स पीरियड के लिए बनाएंगे ना फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। देखो जब पार्टनरशिप फॉर्म को बनाया जाता है तो सम टाइम फिक्स मतलब लाइफ टाइम के लिए बनाया जाता है, लेकिन सम टाइम कुछ मतलब वक्त के लिए बनाया जाता है, कुछ टाइम के लिए बनाया जाता है। जब वो टाइम खत्म पार्टनरशिप फॉर्म भी क्या होता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, इन दिस क्लोज इफ इट इज फॉर एन इंडेफिनाइट पीरियड दिस शुड बी स्टेटेड एज वेल। ठीक है, मतलब ये लाइफ टाइम के लिए बनाया जाएगा, ना फिक्स के लिए बनाया जाएगा, ना कुछ टाइम के लिए बनाया जाएगा, ये पूरा डिसाइड करना पड़ता है ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप में। फिर नेक्स्ट क्लोज है आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन। क्या भाई? कैपिटल कंट्रीब्यूशन। कैपिटल कंट्रीब्यूशन बोले तो मतलब कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल लाने वाला है बिजनेस में। ठीक है, एट द टाइम ऑफ बिजनेस स्टार्ट होगा तो कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करने वाला है। उसके बाद प्रॉफिट्स एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस का शेयरिंग रेशियो क्या होगा, जो पार्टनर्स लोगों के बीच जो प्रॉफिट बचने मतलब प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे ना, तो किस रेशियो में शेयरिंग होने वाला है, तो वो डिसाइड करना होता है। ठीक है, उसके बाद ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पार्टनर, एक पार्टनर्स का क्या क्या ड्यूटीज होगा, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगा, ये भी देखना पड़ता है, वो भी लिखा होता है पार्टनरशिप डीड में, मतलब उसको क्या क्या काम करना है, क्या क्या ड्यूटीज परफॉर्म करना है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग, मतलब पार्टनर्स को इंटरेस्ट एंड ड्रॉइंग, मतलब पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये डिसाइड करना होता है। इंटरेस्ट मतलब ड्राइंग पे इंटरेस्ट पार्टनर्स हम लेंगे नहीं लेंगे, ये भी डिसाइड करना होता है। मतलब एक कंपनी को ये डिसाइड करना होता है पार्टनरशिप डीड में कि कितना कैपिटल पे इंटरेस्ट लेना है एक पार्टनर को। मतलब ऑब्वियसली बात है ना कि अगर मान लो पार्टनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगा तो कैपिटल पे इंटरेस्ट लेगा, ऑब्वियस बात है, ऐसे होने वाला है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब अगर पार्टनर बिजनेस से कुछ पैसा निकालता है तो बिजनेस उल्टा क्या लेता है, ड्राइंग पे इंटरेस्ट लेता है। तो कैपिटल और ड्राइंग पे कितना इंटरेस्ट चार्ज होने वाला है वो डिसाइड किया जाता है। उसके बाद एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। अब एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में कौन कौन सा प्रोसेस करना होगा ये भी पार्टनरशिप डीड में डिफाइन होगा। ठीक है, मतलब दिस क्लॉज प्रोवाइड द प्रोसीड्यूर्स फॉर एडमिटिंग ए न्यू पार्टनर को एडमिशन देने में कौन कौन सा प्रोसीड्यूर को कैसा कैसा प्रोसेस फॉलो करना होगा ये लिखा होगा इसमें। एंड ऑल्सो द डिटेल्स द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप रिटायरमेंट, जब पार्टनर कोई मरेगा या डेथ होगा तब तो क्या 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 हमको करना होगा, सब कुछ लिखा हुआ रहता है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इसमें गुडविल का वैल्यूएशन किस मेथड से कैसे करना है ये भी दिया रहता है। फिर बैंक एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, ठीक है, बैंक फिर दिस क्लॉज डिफाइंस द मैनेजमेंट ऑफ द फंड्स, बैंक अकाउंट्स, बुक कीपिंग एंड रिकॉर्ड्स कीपिंग मेथड्स। इसे मेथड्स जारी रहेगा कि किस मेथड से हमको बैंक अकाउंट या बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मैनेज करना है। फिर डिसीजन मेकिंग एंड डिस्प्यूट क्या रिजोल्यूशन, ठीक है, डिस्प्यूट होने का जैसे कि मान लो कंपनी में कोई मतभेद होगा तो उस टाइम में कौन कौन से स्टेप लेना होगा। मतलब दिस क्लॉज एस्पेसिफाई हाउ दिस डिसीजन विल बी मेड, कैसे डिसीजन लिया जाएगा, मेजोरिटी वोट में लिया जाएगा या अनोनिमस डिसीजन लिया जाएगा, या आउटलाइंस प्रोसीड्यूर फॉर द रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट। अगर मान लो कोई डिस्प्यूट हो गया, पार्टनर्स के बीच कोई मतभेद हो गया तो कैसे सोल्व किया जाएगा वो लिखा रहेगा। दिस कुड बी इंक्लूड द प्रोविजन फॉर द कि आपका मेडिटेशन ऑन
ठीक है। फिर आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में लिखा है कि कब कंपनी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कर सकता है, मतलब दिस डिफाइंस द टर्म्स एंड कंडीशन अंडर विच अ पार्टनरशिप में बी डिसोल्व। वो किस टर्म्स एंड कंडीशन में पार्टनरशिप फॉर्म क्या हो जाएगा, डिसोल्व हो जाएगा, ठीक है। इट स्पेसिफाई द सर्कमस्टेंस अंडर विच द पार्टनरशिप में बी टर्मिनेटेड। इसमें मतलब सब कुछ रूल्स लिखा रहता है कि कब पार्टनरशिप फॉर्म खत्म कर देगा हम लोग, ठीक है। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, ठीक है, मतलब नया पार्टनर का एडमिशन के टाइम में कौन कौन सा प्रोसेस होगा सब लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका क्या है, आपका क्या लिखा हुआ है, फॉर 2 and 3 मार्क्स क्वेश्चंस, ठीक है। तो फॉर 2 and 3 मार्क क्वेश्चन हम लोग आज नहीं डिस्कस करेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास फाइनली में करता समा मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे मैं आपको 2 and 3 मार्क्स एंड 1 मार्क्स के क्वेश्चन को बेटर वे में समझाऊंगा, जो हम लोग का लास्ट क्लास होगा पार्टनरशिप थ्योरी के रिगार्डिंग, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर कीजिए, ठीक है। और हमारे चैनल को जितना ज्यादा हो सके सभी लोगों के पास पहुंचाए, जिससे कि सभी लोग इस चैनल का बेनिफिट ले पाए, ठीक है। और स्पेशली हमारा ये जो चैनल है वो एसएक के लिए ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने